Good morning, students. Let's start the chapter Microorganism, Friends and Foes. This chapter belongs to class 8 of CBSE board. Okay. Now, what is the title of our chapter? Microorganisms friends and foe. Foe means enemy. Now the next question is, and what we can say the first question क्या है हमारा? First question is, what are microorganisms? What are microorganisms? Microorganisms हम किसको बोलते हैं? Those organisms which are not seen through our naked eye and can be observed only through microscope are called microorganisms. लिखेंगे those organism which are not observed through our naked eye and observed only through माइक्रोस्कोप. तो बोला जा रहा है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप जरूरत है, दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. क्लास 8 में जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है आर classified into 4 मेजर ग्रुप. 4 मेजर ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है इस चैप्टर में. क्या क्या है? सबसे पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड द फोर्थ इज एल्गी. ओके, वायरस भी इंक्लूड किया गया है. बैक्टीरिया जो है ये कॉज करता है कॉमन डिजीज जो अभी रेनी सीजन में बहुत कॉमन है, बिकॉज दिस डिजीज आर कॉज ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. दूषित पानी और दूषित भोजन, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से होता है. बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या है? टाइफाइड, कॉलेरा. ठीक है, टाइफाइड को कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफी जो कि बैक्टीरिया है, और कॉलेरा को कॉज करता है विब्रियो कॉलेरी जो कि एक बैक्टीरिया है. ठीक है, फंजाई को कौन कॉज करेगा? फंजाई जो डिजीज कॉज करेगा वो है रिंगवॉर्म, है ना. रिंग गार्ड ये सब देखते हो ना टीवी में, तो क्या है, दांत ये सब दिखाता है, वो फंगस से कॉज होता है. अब है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का सबसे कॉमन बीमारी क्या है? मलेरिया, क्योंकि ये किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम से. कुछ को ये कंसेप्ट है कि मलेरिया फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो मलेरिया डिजीज का कैरियर है, वो एक वेक्टर है जो उस बीमारी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाता है, लेकिन उसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम. कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम. और प्लाज्मोडियम कौन ऑर्गेनिज्म है? प्रोटोजोआ के कैटेगरी का है. दूसरा है डिसेंट्री.
इसमें से देखो जो बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन जो फंजाई है और एल्गी है ये दोनों मल्टीसेलुलर है। यानी इसका नेचर यूनिसेलुलर भी हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब हैबिटेट, ये जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तुम्हारा कोल्ड एरिया में पाया जाता है, जैसे कि अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में, हॉट स्प्रिंग में भी पाया जा सकता है, वाटर में पाया जा सकता है, फ्रेश वाटर हो या मैरीन वाटर हो, डैम सॉइल हो। ठीक है, हर उस जगह में ये पाया जा सकता है जहां लाइफ पॉसिबल है। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है? कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इट इज फाउंड वेरेवर लाइफ इज पॉसिबल। ठीक है, इवन इट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस नेचर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहा जाता है पैरासाइटिक नेचर। क्या कहा जाता है? पैरासाइटिक नेचर। ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो हमने अभी पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म which are not seen through our naked eye and it can be observed through microscope. And microorganism is both beneficial यानी फायदेमंद as well as harmful for us, harmful फॉर अस। ठीक है, जब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होगा तो हम इसको बोलेंगे फ्रेंड, और जब ये हार्मफुल होगा तो हम इसको बोलेंगे फो। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेनिफिशियल एस्पेक्ट। क्या पढ़ेंगे? बेनिफिशियल, इसका फायदेमंद एस्पेक्ट क्या है। बेनिफिशियल aspect of microorganism। ठीक है, सबसे पहला जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट है वो क्या है? मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो मेकिंग ऑफ कर्ड में क्या होगा? ठीक है, कर्ड इज फॉर्म, जो कर्ड है इट इज फॉर्म बाय द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। ये किस बैक्टीरिया से होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये क्या करता है? ये मिल्क में जब जाता है तो ये मिल्क प्रोटीन जो है, मिल्क प्रोटीन क्या है? कैजीन। इस मिल्क प्रोटीन को डिसइंटीग्रेट करता है, डिसइंटीग्रेट करता है यानी डीनेचर यानी कि नष्ट करता है, डिसफिगर करता है। और जब ये इसको डिसफिगर करता है तो क्या होता है? मिल्क प्रोटीन डिसइंटीग्रेट होता है, और मिल्क प्रोटीन क्या है? कैजीन। तब मिल्क कन्वर्ट करता है कर्ड में। दूसरा क्वेश्चन कहा जाता है कि कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। वाई? क्योंकि जैसे ही मिल्क से
कर्ड बनता है, इसमें विटामिन B12 बनता है। क्या आता है इसमें? कर्ड कंटेन विटामिन B12 एंड विटामिन B12 इज वेरी गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। It doesn't allow any microorganism to grow in our digestive system. So along with calcium, it also provide vitamin B12, which provide a protection to our digestive system against the harmful attack of any other microorganism. तो ये हो गया कर्ड का। कर्ड कैसे बना ये हम समझ गए, लैक्टोबैसिलस से। लैक्टोबैसिलस जैसे ही मिल्क में गया, वो मिल्क प्रोटीन कैजीन को डिनेचर किया, ये डिसइंटीग्रेट किया, और तब मिल्क क्या बना? कर्ड। अब ब्रेड कैसे बनेगा? जो ईस्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट है क्या? ईस्ट एक यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाला फंजाई है। नॉर्मली फंजाई जो होता है वो मल्टीसेलुलर है, लेकिन ईस्ट यूकैरियोटिक भी है। यूकैरियोटिक का मतलब ईस्ट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो ईस्ट क्या करता है? ये रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये जो बबल्स ऑफ द गैस है CO2 का, ये फिल द डब। बबल्स ऑफ द गैस फिल्स द डफ, है ना? वो डफ को, बबल से CO2 के बबल से पूरा फिल कर देता है, और इससे ये डफ का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीजेस ईट्स वॉल्यूम। इसी कारण से ईस्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है इन इंडस्ट्रीज। कौन सा इंडस्ट्रीज? बेकिंग इंडस्ट्री, फॉर प्रोड्यूसिंग केक, पेस्ट्रीज और ब्रेड। ठीक है? सो ईस्ट इज यूज्ड इन baking industry. Why? For making bread, pastries and cakes. ठीक है? तो ये हो गया बेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब सेकेंड होगा कमर्शियल यूज। ठीक है? कमर्शियल यूज। कमर्शियल, ठीक है? कमर्शियल यूज क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर used on large scale to produce alcohol। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? अल्कोहल। to produce alcohol, wine and acetic acid। एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? हम लोग चाय में वीडियो देखते हैं, सादा रंग का एक पानी डालता है, यह है विनेगर। ठीक है? अब कैसे होता है? ईस्ट इज यूज्ड फॉर द commercial production of alcohol, और इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। इसमें क्या किया जाता है कि ईस्ट
को नेचुरल शुगर में ग्रो करवाया जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमें ग्रेन में, जैसे कि राइस, बार्ली, व्हीट, ठीक है। ईस्ट आर ग्रोन ऑन अ natural sugar. Yeast are grown on a natural sugar present in barley, wheat and rice. ठीक है, तो अब सवाल है what is fermentation? The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Is called fermentation. तो शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर ने 1857 में। लुइस पैस्चर, PASTEUR, discovered fermentation in 1857। ठीक है, ये हो गया कमर्शियल यूज। नेक्स्ट मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन में क्या होगा? थर्ड है मेडिसिन। मेडिसिन देखो, when we fall ill, जब हम बीमार पड़ते हैं, देखो अभी देख रही है, कल बरसात होने के कारण रात में अचानक ठंडा हो जा रहा है, फिर आज देखो इतना गर्मी है। तो ये जो सडन एब्रप्ट चेंज हो रहा है वेदर क्लाइमेट में, कभी गर्मी कभी ठंडा, इससे क्या हो रहा है? हमारा बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, and that leads to illness. When we fall ill, doctor prescribe antibiotics. मेडिसिन के रूप में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर रहा है in the form of tablets, कैप्सूल और सिरप। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स क्या है? देखो, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। यानी एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल which are working against some organism, but what type of organism? Which are harmful for us, जो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या होगा? Therefore that is, it stop or kills the organism which cause harm to our body। जो पहला एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, वो क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो है पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन किससे बनता है? ये पेनिसिलिन बना था पेनिसिलियम
नोटेटम किससे बनता है? पेनिसिलियम नोटेटम से बना था। और ये पेनिसिलिन को कौन बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ठीक है, कब? इन 1929 पहला एंटीबायोटिक बना था। कौन बनाया था? पेनिसिलिन बना था। कौन बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब बनाया था? 1929। ठीक है, और ये कभी कभार जो फॉडर है उसके साथ भी मिक्स किया जाता है और लाइव स्टॉक को खिलाया जाता है, यानी जैसे काव, बैफेलो, इसको खिलाया जाता है ताकि उसके बॉडी में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है इट इज टोटली रिमूव्ड एंड दे लीड अ हेल्थी लाइफ। लेकिन जब लाइफ स्टॉक हेल्दी होगा देयर इकोनॉमिकल बेनिफिट विल बी 100% टू अस। हम उससे मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, अब वैक्सीन क्या है? नेक्स्ट, ठीक है, फोर्थ वैक्सीन। वैक्सीन है क्या? द वीक और डेड फॉर्म ऑफ अ पैथोजन। जो भी डिजीज कॉज कर रहा है, जैसे पोलियो वायरस पोलियो कॉज कर रहा है, तो उसका वीक फॉर्म इतना वीक होगा कि वो हमारे बॉडी में जाएगा भी तो हमारे बॉडी में कोई बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा। इट डजंट कॉज एनी टाइप ऑफ डिजीज इन आवर बॉडी। सो द वीक और डेड फॉर्म ऑफ अ पैथोजन इज कॉल्ड वैक्सीन। अब जब ये वैक्सीन वीक या डेड है तो फिर इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या है? तो देखो, वैक्सीन जो है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी सेल्स। ये किसके आधार पर काम करता है? मेमोरी सेल्स के आधार पर। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल है और व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के कारण इसको हम बोलते हैं इम्यून सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप है लिम्फोसाइट सेल्स। क्या टाइप है? लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट में दो तरह का लिम्फोसाइट है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट में है बी मेमोरी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स में है टी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स का क्वालिटी क्या है कि व्हेनेवर अ पर्टिकुलर पैथोजन एंटर आवर बॉडी, बोथ ऑफ दिस मेमोरी सेल रिकॉग्नाइज देम, वो उसको पहचान लेता है। और जब ये सेम पैथोजन नेक्स्ट टाइम या जब भी वो हमारे बॉडी को इन्वेट करता है या बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, दिस मेमोरी सेल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर उस हार्मफुल पैथोजन को इजीली रिकॉग्नाइज करता है, इजीली पहचान लेता है एंड बिफोर इट कॉज इन्फेक्शन, वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करे इसके पहले वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, वो उसको जो डिस्ट्रॉय करता है तो कैसे करता है? अगर बी सेल्स है, ये बी सेल्स है तो ये रिलीज करता है एंटीबॉडी। क्या रिलीज करता है? एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी है ये एक प्रोटीनेशियस केमिकल है जो फॉरेन सब्सटेंस को, जो कि खास करके पैथोजेनिक है यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो जैसे ही हमारे बॉडी में आता है ये उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो एंटीबॉडी इज रिलीज बाय बी मेमोरी सेल्स। ठीक है, बी मेमोरी सेल्स से नहीं डिस्कस होता है, बी मेमोरी को याद रखता है एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल किसका पार्ट है? बी लिम्फोसाइट का।
और जो टी मेमोरी सेल्स है वो एंटीबॉडी रिलीज नहीं करता है, वो सर्टेन सेल्स के द्वारा, जैसे कि हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल और भी है, उसके द्वारा वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, यानी एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, अब एडवर्ड जेनर जो है वो डिस्कवर्ड किया था वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कब? इन 1798। ठीक है, तो ये हो गया वैक्सीन। अब वैक्सीन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे? देखो, दो है, एक है बैक्टीरिया और एक है साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इनके पास जो न्यूक्लियस है वो इल डिफाइंड है और राइबोसोम छोड़ के जितने भी सेल ऑर्गेनल है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट है। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो कि डाई नाइट्रोजन होता है N2, उसको ये फिक्स करता है। और फिक्स करके क्या करता है? जो सॉइल है, सॉइल इनरिच्ड विथ नाइट्रोजन, सॉइल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से इनरिच्ड होता है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरिया में आएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जितना भी दाल वाला फैमिली का है, मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल का जो पेड़ होता है, उसके जड़ में छोटा छोटा स्वेलिंग होता है ब्लैक कलर का, उसको नोड्यूल्स बोला जाता है। उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो तुम्हारे बुक में तो सिर्फ बैक्टीरिया का है। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया, इसका और एक नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का जो एग्जांपल है वो होगा तुम्हारा क्या? साइनोबैक्टीरिया का क्या होगा? वो होगा तुम्हारा जैसे एनाबेना, एनाबेना, नोस्टॉक, है ना। इसमें से एनाबेना को एजोला के साथ, AZOLLA, एजोला एक फर्न है, ठीक है, इसके साथ मिलके राइस का जहां पे प्रोडक्शन होता है, मतलब धान की जहां पे खेती होती है, उस फील्ड में इंडिया, चाइना, कोरिया और जापान में इसको ह्यूज अमाउंट में यूज किया जाता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस। ठीक है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग
द environment. देखो, जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होता है, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स, डेड मतलब तो हो गया मरा हुआ, डिकेइंग पार्ट मतलब हो गया सड़ा हुआ जो पार्ट होता है, वो प्लांट एंड प्लांट पार्ट दोनों हो सकता है। उसी तरह से एनिमल और एनिमल का वेस्ट हो सकता है। इसके ऊपर सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म काम करता है एंड दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। उसको क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर। जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, और वो क्या करता है? डिकम्पोजर कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स organic matter into simple soluble one। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सॉल्युबल वन में कन्वर्ट करता है सबसे पहले, देन सम ऑफ इट, इसका कुछ भाग इज यूटिलाइज्ड बाय themselves, वो अपने लिए इसके कुछ भाग को यूटिलाइज करता है, एंड द रेस्ट पार्ट इज लेफ्ट इन द सॉइल। रेस्ट पार्ट को वो सॉइल में छोड़ देता है और सॉइल से ये पार्ट दोबारा रूट के मार्फत, थ्रू रूट बाय मीन्स ऑफ वाटर, वाटर के माध्यम से फिर प्लांट में जाता है और इस तरह से ये न्यूट्रिएंट का लगातार फूड चेन में साइक्लिंग होता है। इसलिए डिकम्पोजर आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल एज वेल एज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट जितना ज्यादा इन्वायरमेंट में जमा होगा उतना ज्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। जितना ज्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा, इट कॉज सीवियर डिजीज, ओके, एंड दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड दिस क्लीनिंग एजेंट आर कॉल्ड डिकम्पोजर। ठीक है, वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट्स को पहले सिंपल सॉल्युबल वन में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उस पार्ट में से कुछ पहले वो अपने लिए लेता है फॉर इट्स ओन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, और बाकी पार्ट को वो सॉइल में रिलीज कर देता है और सॉइल से फिर उसको प्लांट लेता है और वो फिर हमारे फूड चेन का पार्ट हो जाता है, यानी एक तरह से ये न्यूट्रिएंट साइकिल का पार्ट हो जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।